जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया को फिर से खड़ा करना जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। प्राचीन भारत की कहानी कुछ ऐसे ही है। हमारे इतिहासकार बिल्कुल यही काम करते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य, गहरी फिलॉसफी, कला, विज्ञान, संस्कृति, मतलब कहानियों का एक पूरा खजाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? इतिहासकार उस दुनिया की तस्वीर कैसे बनाते हैं जो अब है ही नहीं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतिहास की कोई भी कहानी सबूतों पर ही खड़ी होती है, और ये सबूत मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। आप इन्हें किसी जासूस के लिए मिले दो सबसे बड़े सुराग समझ सकते हैं। एक तरफ है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब वो चीजें जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पुराने खंडर, जमीन से निकले सिक्के। और दूसरी तरफ है लिटरेरी सोर्स, यानी वो किताबें, वो ग्रंथ जो उस जमाने के लोगों ने लिखे थे। और मजा तो तब आता है जब ये दोनों सुराग मिलकर एक ही कहानी बताते हैं। असली तस्वीर तभी साफ होती है। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन पक्के सबूतों की जो जमीन खोद कर निकाले गए। अब ये देखिए, अशोक का स्तंभ, ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो समझिए अतीत से हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ये हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जो हजारों साल पहले जीती जागती थी। और सोचिए, ये हमें सीधे सीधे बताता है कि तब के राजा अपनी जनता से क्या कहना चाहते थे। और हाँ, ऐसे सुराख कई शक्लों में मिलते हैं। कभी किसी बड़ी इमारत के रूप में, तो कभी पुराने सिक्कों के रूप में। रोज इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरें, बहुत कुछ है। लेकिन इन सब में जो शिलालेख होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, कागज पर लिखी बात में तो फेरबदल हो सकता है, लेकिन पत्थर पर जो एक बार लिख दिया गया, वो कहानी तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो ये तो हुई जमीन से मिले सुरागों की बात। अब जरा उन लिखी हुई कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो सदियों का सफर तय करके हम तक पहुंची हैं। ये जो पुराने ग्रंथ हैं ना, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये तो एक तरह के कल्चरल टाइम कैप्सूल्स हैं। एकदम सही शब्द है। इन्हें पढ़कर ही हमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग सोचते कैसे थे, उनके विश्वास क्या थे, उनका समाज आखिर चलता कैसे था। अब ये जो लिखे हुए सोर्सेज हैं, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के हैं। एक तो है धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद हो गए, या फिर बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी किताबें। इनसे हमें उनकी आस्था, उनकी फिलॉसफी का पता चलता है। और फिर दूसरे हैं सेक्युलर ग्रंथ, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें धर्म की नहीं, बल्कि राजकाज कैसे चलाना है, इकोनॉमी कैसे संभालनी है, इन सब पर सीधी सपाट जानकारी मिलती है। खासकर वेदों जैसे ग्रंथों की बात करें तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। एक शब्द आता है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। इसके पीछे मान्यता ये है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि इसे प्राचीन ऋषियों ने महसूस किया था। ये एक तरह का शाश्वत सत्य है। ये कोई कविता या कहानी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जिसे सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। अच्छा, अब आते हैं सबूतों की एक तीसरी और बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी पर। ये हैं उन विदेशी यात्रियों के किस्से जो उस जमाने में भारत आए थे। इनकी बातें हमें एक बाहरी नज़र से भारत को देखने का मौका देती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोच कर देखिए, फाहियान और हुएनसांग जैसे लोगों के बारे में। क्या जुनून रहा होगा, सिर्फ ज्ञान की तलाश में वो खतरनाक पहाड़ों, तपते रेगिस्तानों को पार करके भारत पहुंचे। और मकसद क्या था? बस यहाँ के ज्ञान को समझना और अपने साथ वापस ले जाना। हुएनसांग की यात्रा तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, 629 सीई में चीन से निकले और भारत में 10 साल से भी ज्यादा गुजारे। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की, पूरे देश का दौरा किया। अब आप ही बताइए, उनके लिखे हुए किस्से सोने से कम कीमती कैसे हो सकते हैं? और हुएनसांग अकेले नहीं थे। उनसे पहले ग्रीस से मेगास्थनीज आए, बाद में अरब से अल बेरूनी आए। इन जैसे कई यात्रियों ने हमें उस वक्त के भारत का एक ऐसा आईना दिखाया जो शायद हम खुद कभी नहीं देख पाते। तो अब हमारे पास 3 तरह के सुराग हो गए: जमीन से निकले सबूत, लिखी हुई किताबें और विदेशी यात्रियों के किस्से। लेकिन एक इतिहासकार का असली काम अब शुरू होता है, इन सब धागों को एक साथ बुनने का काम। और असली कहानी भी तभी सामने आती है जब ये सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यही इतिहास लिखने का सबसे बड़ा उसूल है, हर सबूत को दूसरे सबूत से क्रॉस चेक करना, ताकि अतीत की एक मुकम्मल और सही तस्वीर बन सके।
और यहीं पर असली मैजिक होता है। सोचिए, जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी बातें अशोक के पत्थर के शिलालेखों से मैच कर जाती हैं, तो मौर्य शासन का इतिहास एकदम पक्का हो जाता है। या जब चीन से आए यात्रियों ने बौद्ध धर्म के बारे में जो लिखा, वही हमें सांची के स्तूपों में देखने को मिलता है, तो पूरी कहानी जैसे जिंदा हो उठती है। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी तो एक किताब दूसरी किताब के राज खोल देती है। 11वीं सदी के महान स्कॉलर अल बिरूनी को ही ले लीजिए। उन्होंने एक पुराने टेक्स्ट का इस्तेमाल करके दूसरे टेक्स्ट की सही सही तारीख पता लगा ली, और ऐसा करके उन्होंने 700 साल पुरानी एक पहेली को सुलझा दिया। कमाल है ना? तो देखिए, ये समझना कि इतिहास आखिर बनता कैसे है बहुत ज़रूरी है। इससे हम अतीत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक गहरी और क्रिटिकल नज़र से देखते हैं। याद रखिए, इतिहास कोई तथ्यों की रुकी हुई लिस्ट नहीं है। ये तो एक डायनामिक कहानी है, एक पहेली है जिसके टुकड़े आज भी हमें मिल रहे हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस प्राचीन कहानी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जो आज भी जमीन के नीचे या किसी पुरानी पांडुलिपि में दबे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास की खोज सच में कभी खत्म नहीं होती।